दो बड़े शहर या आप यूं कह सकते हैं कि देखिए दो ये अहम वो जिले हैं, वो इलाके हैं, वो संभाग हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं और 24 उपचुनावों में से ज्यादातर सीटें इन्हीं दो जिलों में, ग्वालियर और इंदौर में। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनूप मिश्रा जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, सांसद रहे हैं। अनूप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मिश्रा जी आपका। इसके साथ साथ सज्जन सिंह वर्मा साहब, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सज्जन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ साथ हरीश दिवेकर, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया लेता हूं सज्जन जी से और अनूप जी से। हरीश, इंदौर और ग्वालियर ये वो दो जिले हैं जहां 24 उपचुनावों में से ज्यादातर सीटें इन्हीं दो जिलों में आएंगी और वहां बीजेपी के अंदर उपचुनावों से ऐन पहले ये जो खटास, मनमुटाव, ये टकराव जो दिखने लगा है और कुछ ऐसी स्थितियां लोकसभा चुनाव से पहले बनी थी और अनूप जी बड़े निराश हुए थे। उस पर मैं अनूप जी के पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल वो सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं भी। आसिफ, ये बहुत बड़ा एक चुनौती का दौर भाजपा के सामने आ गया है। अभी तो मंत्रिमंडल बनना है और कांग्रेस के जो बागी बन के गए थे और छोड़ के भाजपा गए, उनका भी समायोजन होना, वो एक नया आने वाले समय में बड़ी चुनौती होना। उसके पहले ही भाजपा के अंदर अंतर्कलह हो गई। और बड़ी बात यह है कि भाजपा संगठन मंत्री के खिलाफ खुल के सामने आना भोपाल, ग्वालियर और इंदौर से, ये बड़ी मतलब चिंता का विषय भाजपा के लिए हो गया है। क्यों? अभी ये ग्वालियर के अंदर बात करें, 16 सीटों पर उपचुनाव होना है और ये वो लोग हैं जिन्होंने विरोध किया, वो नरेंद्र सिंह तोमर कट्टर समर्थक माने जाते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं। अगर ऐसे में अगर इनकी नाराजगी को नहीं साधा गया तो इसका नुकसान उपचुनाव में देखने को मिलेगा। ना केवल 1-2 सीटों बल्कि नरेंद्र सिंह तोमर का जहां जहां प्रभाव है ग्वालियर चंबल संभाग में, उनके समर्थक वहां नाराज दिखेंगे। सीधे तौर पे एक जो पार्टी का फार्मूला बना था, 55 वर्ष तक के लोगों को बनाया जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं इस फार्मूले में भाजपा गलती कर बैठी है या कोई समीकरण साधारण नीचे लोगों से बात नहीं की। 2 से 3 पीढ़ियां सीधे सरक गई, नए लड़के आ गए। अब जो पुराने लोग हैं उन्हें लगता है कि जो नए बच्चे हैं उनके अधीन कैसे काम करें, उनके निर्देशों के पालन कैसे करें। जो झंडा उठाते आ रहे 20-30 साल से पार्टी का, और अचानक वो आउटडेटेड हो गए, तो ये समस्या खड़ी हो रही है। और ये समस्या विधानसभा चुनाव के पहले भी खड़ी हुई थी, लोकसभा चुनाव की समस्या आई थी और यही वजह रही थी। संगठन महामंत्री की नाराजगी रही, 50 सीटें का टिकट गड़बड़ हुआ, आरोप लगे थे और भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी। अब वापस यही हालत बन रहे हैं और ग्वालियर जो गढ़ है जिस जहां से 16 चुनाव होने, वहां विरोध, इंदौर जहां से बहुत इंदौर, सांवेर इधर चुनाव होने, वहां पर ये स्थिति होना, तो ऐसे में कुल मिला के जो भाजपा के लिए चुनौती है अभी उपचुनाव से पहले ही खड़ी हो गई है और मंत्रिमंडल बनेगा तो वो दूसरी चुनौती खड़ी होगी। तो भाजपा को अब ऐसे लोगों की, नेताओं की जरूरत है जो कार्यकर्ताओं से बात करें और बात करके सामंजस्य बनाएं। यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती तो भाजपा के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा संकट का विषय हो सकता है आगे जाके। हालांकि संगठन मंत्री इस मामले में चुप बैठे हैं, हमने प्रयास किया बात करने का, उन्होंने बात नहीं की। भाजपा के वरिष्ठ नेता भी इस मामले में बच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पहली बार विद्रोह हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा गया और सीधे तौर पे जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया है। ये वीडी शर्मा के लिए भी, क्योंकि वो ग्वालियर चंबल संभाग से ही ताल्लुक रखते हैं, मुरैना से हैं, तो वो भी इस विवाद के अंदर घसीटे गए हैं। तो संगठन महामंत्री के पहले भी विवाद लगते रहे, संघ के करीबी रहे, वो उन पर आरोप है कि वो कार्यकर्ताओं सीधे से बात नहीं करते हैं, वो कार्यकर्ताओं को मतलब तवज्जो नहीं देते हैं। उनका एक गुट है, उस गुट के इर्द गिर्द घिरे रहते हैं। तो उस आरोपों के चलते ही राकेश सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटाया गया था, क्योंकि ये तो माना जाता कि जुगलबंदी हो गई प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री की, और इनकी भी रवानगी तय थी, लेकिन मामला टल गया। लेकिन अब ये दोबारा आरोप लगना सुहास भगत के लिए भी संकट का विषय है कि वो अपने पद पर बने रहते नहीं बने रहते, ये आगे की बात है। लेकिन उपचुनाव से पहले भाजपा के अंदर अंतर्कलह होना ये काफी चिंताजनक है भाजपा के लिए। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अनूप जी, बीजेपी पहले ऐसी तो ना थी, कार्यकर्ता यूं खुलकर विरोध न जताते थे। आप तो कांग्रेस को इस चीजों के लिए कहते थे, कोसते थे। अब तो आलम यह है कि कार्यकर्ता, पदाधिकारी सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखते हैं, शिकायत करते हैं प्रदेश अध्यक्ष की, शिकायत करते हैं संगठन महामंत्री की। देखिए आसिफ भाई, जहाँ तक मुझे जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी एक तो लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें हमेशा से सब लोगों की राय लेकर के चर्चा करने के उपरांत ही कोई निर्णय लिया जाता है। सबका निर्णय लेने के बाद
ही कोई डिक्लेरेशन होता है। जहां तक मुझे ज्ञात है, ग्वालियर हो चाहे इंदौर या भोपाल या आगर, सारे जिलों के जब अध्यक्षों की जो 12-14 जिलों की अभी घोषणा हुई है, कमोवेश सारे लोगों से, वरिष्ठ नेताओं से सबसे चर्चा हुई है। और ये कहना कि कोई बगावत के संदेश हैं, कोई तकलीफ है, तो ऐसा मैं मानता नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात कही है। अब ये पार्टी नेतृत्व निश्चित तौर पर बात करेगा और उनकी शंका का समाधान करेगा। अनुज जी, सवाल दरअसल उस वक्त भी उठे थे जब 19 में टिकटें बंट रही थी। अनुज जी, जब टिकटें बंट रही थी और जब सेफ साइड समझकर, आपका मजबूत गढ़ समझकर वो नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया, वरना रामनिवास रावत को कड़ी टक्कर तो अनूप मिश्रा भी दे सकते थे। फिर क्यों तोमर की सीट बदलकर आपकी सीट थमाई गई? देखिए, ये भी मैं मानता हूं कि पार्टी का डिसीजन होता है और पार्टी का नेतृत्व जो तय करता है उसे पार्टी का कार्यकर्ता स्वीकार करता है। मैंने भी उसको स्वीकार किया है। मन जरूर खराब होता है, मुझे कहने में संकोच नहीं है। मन खराब होता है, मन में ऐसा लगता है कि मुझ में क्या कमी थी जो मैं इस योग्य नहीं माना गया। लेकिन मन खराब होने से ज्यादा तकलीफ नहीं है, उसको ठीक किया जा सकता है। और पार्टी नेता तो मुझसे भी बात की है, अन्य लोगों से भी समय समय पर बात की है, तो ऐसी कोई तकलीफ की बात नहीं है। जहां तक अभी दिवेकर जी कह रहे थे, संगठन महामंत्री जी से बात करने का प्रयास किया, मैं कह सकता हूं कि आज ही मेरी आदरणीय सुहास भगत जी से बात हुई है। सब लोगों की बात सबसे होती है, किसी के मन का नहीं हो पाया ये अलग बात है। तो पार्टी कहीं ना कहीं सबको साथ लेती है, सबको कहीं ना कहीं जवाबदारियां सौंपती है। इससे कोई कांग्रेस वांग्रेस को लाभ मिलने वाला नहीं है। ये उनके ख्याली पुलाव है, जो पहले भी वो कहते रहे कि हमारी सरकार नहीं गिरेगी और सरकार गिर गई। आगे भी वो मानते हैं कि हम जीत रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये सब ये सही है, सरकार भी नहीं चलाने देंगे और पुलाव भी नहीं खाने देंगे। सामने वाला आक्रमण करता है तो हम प्लेट लेके बैठे, मैं पूछ लेता हूं। नहीं होते। अनूप जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। हम 105 होते हैं। जी जी जी, अनूप जी आता हूं मैं आपके पास। सज्जन जी, आपके पास आ रहा हूं। सर, आपको लगता क्या है, बुनियादी दिक्कत कहां है? क्या एक जो बड़ा खेमा आपके यहां से टूटकर बीजेपी में शामिल हुआ और ऐसी जगह का वो वर्चस्व रखता है, वो खेमा, वो नाम, जहां पहले से धुरंधर मौजूद हैं, और उनमें से एक अनूप जी हैं, एक तोमर जी हैं, एक प्रभात झा हैं, पवैया को आजकल गिने ना गिने वो एक अलग उस पर बहस हो सकती है, वो अलग चलता है, और भी कई नाम हैं। तो ये आपको लगता है कि जो बड़ा खेमा उस इलाके का वहां गया, वहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो अब नजरअंदाज किया जा रहा है उनको, ये दरअसल मनमुटाव की जड़ ये है? आसिफ भाई, दोगले चरित्र के लोग और जिनके रगों में दोगला खून बहता है, वो लोग चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी के साथियों में यदि पहचान करने का मादा है, दम है, तो मैं समझता हूं पहचान लेंगे कि जो मात्र संस्था कांग्रेस के नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे। क्यों लिफ्ट मिलेगी उनको, दर दर भटकना पड़ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी तो टिकटें ही नहीं मिल रही। मंत्रिमंडल की तो बात ही छोड़ दो आप, जो लोग गए 22 लोग, उनके तो टिकट के ही लाले पड़े हुए हैं। तो मंत्रिमंडल में जगह मिले, ये तो अभी बड़ी मुश्किल बात है। अभी हमारे साथी अनूप मिश्रा जी मेरे मित्र हैं, वो कह रहे थे कि भाई कांग्रेस के लोग भूल जाएं कि उनको इन घटनाओं से कोई लाभ मिलेगा। चाहे इंदौर में गौरव रणदीवे का विरोध उमेश शर्मा सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, वो कर रहे हो, या ग्वालियर में कमल माखीजानी का विरोध देवेंद्र शर्मा जैसे कर्मठ भाजपा के साथी कर रहे हो, उससे कांग्रेस को लाभ नहीं मिलेगा। एक बात अनूप भैया आप समझ लो, कांग्रेस को उसके बाहुबल पे विश्वास है, बीजेपी अपने बाहुबल पे से भरोसा उठ चुका है। इसीलिए खरीद फरोख्त करने का काम, चाहे गोवा की सरकार का मामला हो, चाहे कर्नाटक की सरकार का मामला हो, या मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार का मामला हो, आपने भ्रष्टाचार से जो दौलत कमाई है उससे हमारे विधायकों को खरीदने का घृणित प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कि आप हार गए इन जगह, आपके बाहुबल पे विश्वास नहीं रहा, तो हमें तो अपने बाहुबल पे
विश्वास है। आपकी अंतर कला से हमारा कोई मतलब नहीं है। जो दोगले गए हैं उन्हें गले लगाओ, आसन पे बिठाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। सज्जन जी, हम तो मतलब फिर जीत के आएंगे, जाने फिर सरकार प्रत्यक्ष बनेगी। परोक्ष रूप से आपको फायदा तो होगा ना, अगर इस तरह की खींचतान होती है, संग्राम, घमासान, खींचतान, आप जो भी तान और पान कहिए, आपको तो फायदा होगा ना, मानते हैं ना आप इस बात को? देखिए आसिफ भाई, मैंने फिर कहा कि अंतर कला है, हम मजे लें उसके बीजेपी के, अच्छी बात नहीं है। ये तो थोड़े दिन बाद अनूप मिश्रा जी भी, अभी आप देखना, अनूप भैया मेरे दोस्त हैं, वो टिकट मांग रहे हैं एक विधानसभा की। जब बीजेपी इनको टिकट नहीं देगी तो उमेश शर्मा के जो स्वर निकले इंदौर, देवेंद्र शर्मा के ग्वालियर में जो स्वर निकले, अनूप मिश्रा जी के भी वही स्वर निकलेंगे कि सुहास भगत बहुत गड़बड़ आदमी है, विवेक सेजवलकर विरोध करते हैं, ये सब आएंगे। तो हमें तो भरोसा है कि हम जीत के आएंगे अपने बाहुबल पे। नहीं अनूप जी, स्वर बगड़ेंगे या मन खट्टा होगा जैसा आपने कहा था? देखिए, न मैंने टिकट मांगा है न मांगूंगा, न मैंने लोकसभा में टिकट मांगा। प्रमाणित कोई भी कर दे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी स्वीकार करते हैं कि अनूप मिश्रा ने टिकट नहीं मांगा। पार्टी स्वतः जिसको उचित समझती है उसको चुनाव लड़ाती है। मैंने आज तक कभी भी राष्ट्रीय संगठन महामंत्रियों, राष्ट्रीय अध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश संगठन महामंत्रियों, आज तक भारतीय जनता पार्टी के 40 साल के राजनीतिक जीवन में अपने कभी भी इनके खिलाफ मैंने एक शब्द कहा हो तो मैं सज्जन जी को चैलेंज करता हूं, भविष्य में भी वो इसकी आशा न करें ये और न आसिफ भाई, रखें। मेरे मित्र हैं वो, हम सालों से साथ विधानसभा में बैठे हैं। एक महीने बाद आ जाएगी खबर। हाँ ठीक है, बहुत लंबा वेट नहीं करना उसके लिए। मैं अनूप जी आपके पास अभी भी आ रहा आरोप हूं। ला सज्जन भाई, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दे। हाँ अनूप जी बोलिए। नहीं, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। करो भैया। इन्होंने बोलो, आरोप मुझे बोलिए। लगाया खरीद फरोख्त का। भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में विश्वास रखती तो बहुत पहले सरकार को गिरा देती। अपमान की जब पराकाष्ठा हो गई अब आसिफ उस भाई, इस दल में प्रश्न का क्या जो जवाब? उनका मातृ अच्छा, दल ये था, अनूप जी देखिए, धीरे धीरे क्या बात- हमारा जो क्या बात कर रहे हैं जो भाई? होता है, तब खरीद इसके फरोख्त ने हुई है। चले जाएं। का हृदय परिवर्तन जी, जी, हुआ है। अनूप जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। बीपी सिंह का हुआ था। सज्जन जी मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रदेश के पूर्व धीरे धीरे मुख्यमंत्री 1947, 1857 बीपी पहुंच जाएंगे, सिंह का दिक्कत हो हुआ जाएगी। अभी 2019 परिवार इतिहास दोहरा रहा है मैं सिंधिया लौटता का। हूं। सज्जन जी, अनूप जी, सिंधिया का परिवार इतिहास दोहरा रहा है। सज्जन जी एक भाई। मिनट सर, कांग्रेस सज्जन जी, भाई अनूप जी एक मिनट रुकिए सर। हरीश जी, आपसे दरअसल सवाल यह है, देखिए अब जो उपचुनाव हैं उन्हें लड़ाने, तैयारी करने, ग्राउंड तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी जिला अध्यक्षों के पास होती है। और अगर जिला अध्यक्षों से पार्टी के जिले के पदाधिकारी खुश नहीं तो कैसे काम बनेगा? इसमें जो एक सवाल मेरा है वो ये, अभी हाल में कुछ दिन पहले हमारी जो डिबेट होती है, हमारी खास कार्यक्रम आपकी आवाज में, मनोज चौधरी हाट पिपलिया वाले वो आए थे। उनसे जब मैंने पूछा था आप ही के सामने कि आप चुनाव लड़ेंगे, आपको टिकट मिलेगा, तो फिर दीपक जोशी का क्या होगा? उन्होंने कहा था दीपक जोशी तैयार है। उन्होंने कहा था कि अगर मनोज को टिकट मिलता है मुझे कोई आपत्ति नहीं। जयभान सिंह पवैया भी देख रहे हैं कि मौका बन रहा है, टिकट मिल जाए तो मंत्री बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? तो ये जब जिला अध्यक्षों के स्तर पर अभी से इतनी सर फुटौल है, तो फिर टिकट वितरण में क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं? और क्या इतनी आसान है? आपको दिख रहा है कि दीपक जोशी भी बड़े प्यार से थाली में सजाकर सीट हाट पिपलिया दे देंगे मनोज चौधरी को, पवैया भी अपनी सीट दे देंगे, सब लोग अपनी सीट दे देंगे? इसका जवाब मैं भी दूंगा आसिफ। हाँ से बिल्कुल सटीक आकलन किया आपने। और जैसा कि अपन ने कहा कि अभी जिस तरह का उपचुनाव होने और जिस तरह की अब राजनीतिक उठापटक होनी है, उसमें सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने ही है। और शिवराज जी अभी कांटो भरा ताज लेके बैठे हुए हैं और पहली इतनी जल्दी विरोध शुरू हो जाएगा, अंतर्गत सोचा भी नहीं था। भाजपा संगठन जो है काडर बेस्ड पार्टी है। भाजपा के अंदर जो बात होती है एक बंद कमरे में होती है, विरोध भी होता है तो बंद कमरे में होता है, बाहर आके मुस्कुराते हैं। लेकिन खुले तौर पर पत्र लिखना, खुले तौर पर संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिख के शिकायत करना, ऐसा तो मतलब ना के बराबर होता है, बहुत अति हो जाए। ये पहली बार हो रहा है इस तरह खुले में हो रहा है।
रहा है। और नगर अध्यक्ष जब इंदौर के बने, उन्होंने एक आदेश दिया व्हाट्सएप पे कि सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें, तो उमेश शर्मा ने खुला विरोध कर दिया कि नहीं, वो अपना जो काम कर रहे हैं सही ढंग से कर रहे हैं, पालन नहीं कर सकते। वो भाजपा की बात करें ग्वालियर की, वहां पर जिस तरह से 22 से 23 लोग पत्र लिख रहे हैं और जब साइन कर रहे हैं, वो सारे नरसिंह सिंह तोमर के समर्थक माने जाते हैं, जो एक इशारे पे है। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ऊपर तक संकेत है, उसके बाद खुला विरोध हुआ। तो भले ही वो कैमरे के सामने ना आके बोले, लेकिन कैमरे पीछे बोल रहे हैं। इसके बाद हमने बात करेंगे, आप जैसा बोल रहे हैं उपचुनाव की, जयमान सिंह पवैया को हाल ही में एक जेट सिक्योरिटी मिली है। उस पर जब बात की जी मीडिया ने, तो उन्होंने खुले तौर पे बड़े ही मतलब साम्य भाव से कहा कि जो मुझे जेट सिक्योरिटी मिली है कोई पॉलिटिकल नहीं है। मतलब उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि शिवराज जी की कृपा नहीं है कि मुझे मिली है, ये सीधी सी मुझे मिला है और जो इंटेलिजेंस की इनपुट है उसके आधार मिली है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं नाराजगी बता दी, जबकि इस बात का कहने का मीडिया के सामने कोई तात्पर्य नहीं था, लेकिन उन्होंने एक संकेत में कहा कि वो नाराज हैं। उन्होंने कहा पॉलिटिकल किसी का एहसान नहीं है, मुझे जेट सिक्योरिटी मिली है, मुझे इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर मिली है। तो जयमान पवैया इसके अलावा अंदर खाने में बैठ के बात करते हैं। एक ठाकुर जहां प्रद्युमन तोमर लड़ने वाले हैं, वो ठाकुरों का एक गढ़ है, वहां पर ठाकुरों की अपनी वजह, जयमान सिंह पवैया का भी अपना वर्चस्व है। तो ऐसे में वहां स्थिति निर्मित होगी। आप बात करेंगे इमरती देवी का, तो वहां भी स्थिति निर्मित होगी जो रक्षा श्रोणी करोगी। ऐसे लगा कि आप सब जगह देखिए किसी, जैसा आपने मनोज चौधरी का बताया वहां भी। तो कुल मिला के भाजपा के जो समर्थक हैं वो जानते हैं कि अगर ये जम गए, वो जीत गए, तो हमारा पट्टा तो साफ हो गया, सेकंड लाइन है उसका ही पत्ता साफ हो गया, तो आने वाले 10 साल 15 साल ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये चुनाव में चुनौतियां तो आनी, लेकिन उसके पहले ये चुनौती जो आ गई, ये एक बड़ा संकट है भाजपा के लिए। अब भाजपा के उन नेताओं को तैयार करना होगा जो जाके समझाएं अकेला। इसके बाद हमने जब पूरा 24 जिलों का आकलन किया, तो हमारे सामने 10 जिलों के नाम सामने आए, ग्वालियर, इंदौर, सागर, टीकमगढ़, दमोह और रीवा। तो उसके बाद आप बात करें शहडोल, बैतूल, बुरहानपुर, इनमें सब बड़े बड़े नेताओं के समर्थक जो हैं, सबके सब नाराज हैं और सब कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। तो इसमें बात एक ही आ रही है कि जो फार्मूला लागू किया गया, 2 से 3 पीढ़ी दरकिनार कर दी गई है, नए लोग लाए गए। तो जो लोग पुराने मतलब जो सीनियर नेता है, अब उनको उनके अधीन काम करना होगा, क्योंकि उन्हें ऊपर पद तो मिल नहीं रहे, पार्टी के अंदर बाहर नहीं जान सकते, कार्डर पार्टी है। तो अपनी नाराजगी को किस तरह से जाहिर करेंगे, ये भाजपा के लिए विचारणीय विषय है। और भाजपा के बाद अब ऐसे नेता भी ऊपर जो वरिष्ठ नेता थे, जो सामंजस्य बनाते थे, संगठन में थे, वो भी आप सब अपने अपने हिसाब से गुटबाजी में घिर गए, तो वो भी तालमेल लेंगे। भाजपा संगठन मंत्री, इसका काम है संगठन को बांध के रखना, प्रदेश अध्यक्ष का काम है संगठन बांध के रखना। प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप है, जो भोपाल का जिलाध्यक्ष बना है वो सबसे करीबी सुमित पचौरी 22-23 साल का लगा है। तो भोपाल के अंदर विद्रोह है, लेकिन अभी विद्रोह बाहर नहीं आया, कैमरे पे नहीं आया, मीडिया में नहीं आया, लेकिन ये हमारे पास खबरें आ रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष खुद गिर गए इसके अंदर। जब स्थिति इस तरह की बन जाए, तो जो भोपाल में दरअसल इस चीज के लिए समझा जा सकता है कि यहाँ से उतनी सीटें नहीं है उपचुनाव की, नतीजा अभी तो खिंच जाएगा मामला किसी तरह से। जिसको चुनाव नहीं लड़ना वो भी अभी शांत है, पार्टी में क्यों अपनी इमेज खराब करे। लेकिन इंदौर और ग्वालियर का मसला बड़ा अलग है। मैं हरीश जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। अनूप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनूप जी, इंदौर में रणदिवे की ताजपोशी के पीछे की जो 2 बड़ी वजह बताई गई, वो ये कि सिलावट को लड़ाना है, जिताना है, भेजना है, इंदौर साधना है, इसलिए दूसरा खेमा आप साध लीजिए। लेकिन दूसरे खेमे के चक्कर में फिर उमेश शर्मा ने जो आत्मा का ज्ञान आज दिखाया और जो उन्होंने सवाल उठाया, वो कैसे फिर आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो एकमत होकर लड़ा जाता है ना। आप कहते हैं लोकतांत्रिक पार्टी है, सब एक साथ हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, अभी कुछ देर पूर्व भी कहा था। देखिए, ये मैं हो सकता है कि बाकी सब लोगों से कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व की बातचीत नहीं हो पाई होगी, तो वो सब बातचीत करेंगे और सब मिलकर के चुनाव भी लड़ेंगे। रणदेवी जी बाहर से नहीं आए, वो हमारे युवा मोर्चे के थे। युवा मोर्चे के बाद हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बने, फिर प्रदेश में पहुंचे हैं। तो कोई एक दिन में हर जगह नहीं पहुंच जाता और हर एक को वो पद नहीं मिल जाता, लेकिन आक्रोश होता है, नाराजगी अगर होती है तो उसके लिए प्रदेश नेतृत्व निश्चित तौर पर चर्चा करता है और चर्चा के उपरांत उनके साथ बैठ करके आगे के मामले को सुलझाता है और सारे लोग फिर मिल करके पार्टी के हित में काम करते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में गुट नहीं है। जो अभी दिवेकर जी कह रहे थे कि नरेंद्र सिंह जी ये कह रहे हैं और जयमान सिंह जी का ये थॉट है, देखिए नरेंद्र सिंह जी के लोग थे, ये कहना भी गलत है। कोई किसी के लोग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो पार्टी के लिए काम करता है, व्यक्ति के लिए नहीं। और पार्टी उसे जवाबदारी सौंपती है और वो अपने बूथ पर पार्टी को जिताने का काम करता है।
तो ऐसा नहीं ये होता है कि जो वो किसी कमल व्यक्ति के कहने माखीजानी पर की काम नियुक्ति करता है। का नरेंद्र जी की को भी इसमें प्रशंसा कहना करते या हुए जो विवेक जी पत्र के बारे राष्ट्रीय में कुछ अध्यक्ष को कहना? लिखा गया, देवेश शर्मा और 30-32 उसमें पदाधिकारियों के साइन हैं, ये इस पत्र के बारे में फिर आप क्या कहेंगे अनूप जी? पदाधिकारी 32 तो है ही नहीं था उसमें, पदाधिकारी जितने भी नहीं हो, है, 15, 16, 10, 12 पता नहीं 5-6 जितने भी हो। लोगों को नाराजगी है जी। और उनकी नाराजगी की बात भी बाकी लोगों से हो गई है और वो भी इस बात से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आगे पीछे वो भी सब खुश हो जाएंगे। कारण क्या है कि उनको विश्वास में नहीं लेगा। देवेश को इतना भर लगा कि अध्यक्ष, अगर वो पूर्व अध्यक्ष हो गए अब, तो अध्यक्ष का पैनल उन्होंने भी भेजा था, तो स्वाभाविक तौर पर यह था कि संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष उन्हें विश्वास में ले लेते और फिर कमल जी उनके साथ महामंत्री थे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कोई व्यक्ति विशेष के लिए होता है। ठीक, मैं अनूप जी लौट रहा हूँ इस पर आपके पास, इस पर आप सवाल पूछूंगा। सज्जन जी मैं आपके पास भी आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। सज्जन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अनूप जी हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बहुत छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं। जीत सकता है, किस किस की स्थिति अभी खराब है। अनूप जी मैं आपके पास आ रहा हूं और सज्जन जी भी इसका जवाब मैं सज्जन जी से बाद में लूंगा। अनूप जी, ये जो सज्जन जी ने कहा कि ऐसे नेता, तुलसी सिलावट जैसे नेता, इनको तो कांग्रेस का कोई छोटा कार्यकर्ता अगर खड़ा कर दें तो हार जाएंगे। फिलहाल तो स्थिति ये है कि सिलावट सांवेर से जब खड़े हुए थे, अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो राजेश सोनकर आपकी पार्टी से उनको टक्कर दे रहे थे और बहुत अंतर नहीं था, करीब शायद 2,500-3 हजार वोटों का अंतर था शायद सारा। तो मुझे ये बताइए आप कि जब तुलसी सिलावट सिंधिया के समर्थक, सब कुछ ठीक है, नाम बड़ा, जहां से उनको सपोर्ट है वो बड़ा, उसके बावजूद आपके जब राजेश सोनकर 3,000 वोटों से टक्कर दे रहे हैं, तो फिर सोनकर ही आपके प्रत्याशी क्यों नहीं? उनको सिलावट अगर समर्थन दें या कांग्रेस समर्थन दे तो फिर वो जीत सकते हैं या एमओयू आड़े आएगा? देखिए, ये व्यक्ति ने अपनी सदस्यता खोई है, व्यक्ति ने अपनी सदस्यता खोई है जी। अगर आज लोकतांत्रिक भाषा में कहें बेचिए तो व्यक्ति अगर आपके विचार को अपनाने की बात कर रहा है, आपके परिवार में आना चाहता है, तो हम खुले मन से, खुले हृदय के साथ उसका स्वागत करते हैं और यह हमारा दायित्व बनता है कि उनको ही हम चुनाव लड़ाएं। सांवेर की सीट प्रकाश सोनकर से लेकर के ज्यादातर समय हम लोगों के पास रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी। तुलसी सिलावट जी के साथ राजेश सोनकर से लेकर सभी लोग मिलकर के काम करेंगे, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं। सज्जन जी कितने ही उसमें सेंग लगाने का काम करें, चाहे रणवीर जाटव का मामला है, चाहे कमलेश का मामला है, चाहे भाडेर के संतराम का मामला है, चाहे इमरती देवी का मसला है, और जो दूसरा आरोप इन्होंने लगाया, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, बस हमने टिकट देना है, ये हमारे मन में है। उनकी भी ऐसी डिमांड नहीं है कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन हमने तय किया, पार्टी ने तय किया, ये पार्टी का निर्णय, पार्टी के नेतृत्व का निर्णय, कि जो हृदय बदलकर, विचार बदलकर, अपने विचारों से ओतप्रोत होकर अगर आपकी पार्टी में, आपके घर में आ रहा है, तो हमें उसका सम्मान रखना चाहिए और हम सब मिलकर के उनका सम्मान रखेंगे। निश्चित तौर पर ये एक बिंदु भी उठता है और ये बिंदु उठा है जो कल आपके पास आएगा कि एक्चुअल विचारों की लड़ाई में जब बाहर के लोग विचार वाले आते हैं तो मन में एक शंका घुस जाती है और वो शंका ये होती है कि फिर हमारे विचार का क्या हुआ। लेकिन जब सामने वाला मूलतः अपने घर आ रहा है, राजमाता सिंधिया साहब या स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया भारतीय जनसंघ के सदस्य पहले थे, कांग्रेस के नहीं, इमरजेंसी के कारण उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी और राजमाता ने उसके बावजूद तिहाड़ जेल में रहते हुए कांग्रेस ज्वाइन नहीं की और भारतीय जनता पार्टी में प्राण पल से लगी रही। वो आज अपने घर वापस आए, न कि वो दल बदला। तो अनूप जी, आप लोग इतने बड़े बड़े नेता हैं, आप हैं, नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं, फिर या तो कोशिशों में कमी रही या फिर इतना वक्त क्यों लग गया घर वापसी में? अपमान पर अपमान। अनूप जी लौट रहा हूं मैं आपके पास, अनूप जी लौट रहा हूं मैं। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी देखिए, सांवेर और डबरा ये दो मंत्री रहे इन सीटों से विधायक, लेकिन जो बुनियादी अंतर दिखता है वो ये कि आप 2018 चुनाव में सांवेर का अंतर देखिए, वहां आप राजेश सोनकर का परफॉर्मेंस देखिए, सिर्फ 3,000 वोटों से हारे। डबरा में शायद कप्तान सिंह थे और वो भयंकर हारे थे, 50-60 हजार वोटों की लीड ले गई थी इमरती देवी, भयंकर, वो बहुत बड़ी जीत थी। ये
डबरा का समझ में आता है कि वहां आप अपने परफॉर्मेंस के आधार पर मजबूती से दावेदारी रख पाएंगे, लेकिन सांवेर जैसे सीट पर जब इंदौर में रणदिवे की जब ताजपोशी की गई तो फिर सीधा ये मानकर चल रहे थे जानकार कि दरअसल ये दूसरे खेमे को साधने की कोशिश है, ये सोनकर, रणदिवे, बाकी इंदौर में बाकी खेमों को साधने की कोशिश है ताकि सिलावट की टिकट या ताजपोशी में किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन पार्टी का ये फैसला, पार्टी का ये दांव इस तरह से उल्टा पड़ जाएगा या इस तरह से खुलकर इसका विरोध होगा, शायद पार्टी ने भी नहीं सोचा होगा और ये उपचुनाव के लिए भी ठीक नहीं। ये आसिफ बिल्कुल सही कहा। राय सोनकर को वहां का टिकट ना देने की वजह से पहले से ही उसको नगर अध्यक्ष ग्रामीण बनाया गया है जिससे वो सपोर्ट करे, लेकिन उसके बाद वाली स्थिति है सोनकर समाज में नाराजगी है और जो सोनकर, एक और सोनकर है वहां पर जो काफी प्रभाव रखते हैं, तो वो एक चुनौती बनेगी स्थिति। और रणदिवे भी उसी साथ रणनीति के साथ है कि ये मिलके तुलसी सिलावट के लिए माहौल बनाएंगे भाजपा को, लेकिन जिससे उमेश शर्मा, जिसकी रायशुमारी भाजपा ने क्या किया था, रायशुमारी की थी हर जिला अध्यक्ष बनाने पहले, और रायशुमारी में सबसे ऊपर नाम उमेश शर्मा का आया था। सभी जो गुट थे लगभग सहमत थे कि इनको बनाया जाए, लेकिन निर्णय आया सुहास भगत के सबसे करीबी आदमी रणदिवे का, गौरव रणदिवे, जो सुहास भगत के काफी करीबी माने जाते हैं। उसको लेकर भाजपा का स्थानीय जो कार्यकर्ता वो नाराज हो गया। उमेश शर्मा जी ट्वीट किए, बाद में दबाव में कई ट्वीट तो उन्होंने डिलीट किए, कुछ नहीं किए, वह सार्वजनिक कैमरे सामने नहीं बोला, लेकिन अंदर खाने में जो स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता वो काफी नाराज है। तो उसकी नाराजगी का खामियाजा कहीं ना कहीं तुलसी सिलावट के चुनाव पर दिखेगा। हालांकि भाजपा ने बड़े ही समझदारी के साथ राय सोनकर को ग्रामीण नगर अध्यक्ष बना दिया जिससे कि वो उनके साथ तालमेल कर सके। लेकिन दूसरी बात अब करेंगे कि लेकिन जो भाजपा का जो जमीनी कार्यकर्ता है सालों से लड़ रहा था, एक दूसरे को आपस में थाने और पुलिस केस कोर्ट कचहरी तक हुए चुनाव को लेकर, लेकिन आज वो कार्यकर्ता साथ में मिलकर काम करेगा, ये थोड़ी उनके लिए समस्या का विषय बनेगा। और ये तुलसी सिलावट के लिए भी, हालांकि तुलसी सिलावट लगातार सांवेर में फोकस कर रहे हैं, मंत्री पद जरूर बन गए मंत्री, सरकार में नहीं दिख रहे, सरकार में मंत्री केवल 2 ही दिख रहे हैं, या तो नंबर 2 नरोत्तम मिश्रा या नंबर 3 में कमल पटेल, बाकी मंत्री तो अपने अपने बने भी हैं, अभी नजर नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ बात करेंगे उपचुनाव की, उपचुनाव में चुनौती लगातार बनी हुई है। आसिफ में एक चीज और बताना चाहूंगा, रोचक किस्सा, अनूप मिश्रा की बात करेंगे। अनूप मिश्रा जी अब सांसद थे, अपनी पार्टी के खिलाफ धरने बैठे थे, और जब मतलब स्थिति बनी, एक बार तो सिंधिया के साथ उनकी मुलाकात हुई, अनूप मिश्रा जी सामने बैठे हुए हैं, और जब मुलाकात हुई वो चर्चा का विषय बना कि कांग्रेस शामिल हो रहे हैं। अनूप मिश्रा जी ने खंडन किया, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा, लेकिन वो तीखे तेवर के रूप में जाने जाते हैं, अपनी बात को कटाक्ष के रूप में रखते हैं, लेकिन वो तो नहीं गए भाजपा में, पर सिंधिया जी को जरूर कांग्रेस में। देखिए सियासत में हरीश जी कई बार जो मीटिंग्स होती है, बैठकें होती हैं, वो किस लिए हुई थी ये कई साल बाद या कई महीनों बाद पता लगता है। हम पूछ रहे थे अनूप जी कांग्रेस में जा रहे हैं क्या, आज पता लगा अनूप जी सिंधिया को बीजेपी में ला रहे थे। खैर मैं उस पर आऊंगा हरीश जी आपके पास, अनूप जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल सज्जन सिंह वर्मा साहब आपसे। जैसा देखिए हम एक एक सीट पर भी हम बात कर रहे हैं साथ साथ में, और जो मनमुटाव है वो तो बात जो चल रही है, कयास लग रहे हैं वो तो है ही। सांवेर में जो कांग्रेस को वोट मिला वो कांग्रेस का वोट था, सिंधिया का वोट था, किसका वोट था वो? और अगर कांग्रेस का वोट था तो सिर्फ लीड 3,000 बस। ये सीट का इतिहास आप उठा के देख ले आसिफ भाई, ये बहुत कम मार्जिन वाली सीट है। आप शुरू से उठा के देख लें, 5-7 चुनाव का बहुत कम मार्जिन वाली सीट है। और तुलसी सिलावट जीते कांग्रेस की वोटों की वजह से जीते, कोई सिंधिया का वोट नहीं है। आपको ग्वालियर चंबल संभाग में अब चुनाव हो रहा है, आपको पता चल जाएगा कि सिंधिया के कितने वोट हैं। ये दावे से आपको कह रहा हूँ, ये थोती घोषणा या राजनीतिक भाषा में नहीं बोल रहा हूँ। वहां की जनता, वहां की आवाम ने मन बना लिया है कि एक अच्छी चलती हुई सरकार, जिसे हमने 5 साल का मैंडेट दिया, उन लोगों ने हमारे वोटों को बेच दिया। या ऐसे चरित्र के लोग क्या हमारा प्रतिनिधित्व कर पाएंगे? अब ये एक यक्ष प्रश्न आम जनता के सामने। और निश्चित रूप से मैंने कहा कि एक अदना सा कार्यकर्ता भी यदि हमारा चुनाव लड़ेगा, ये सारे के सारे लोग बुरी तरीके से आसिफ भाई चुनाव हारेंगे, ये बता दूं आपको। ठीक, अनूप जी एक सीट है आपकी ग्वालियर पूर्व, मुन्ना भैया अब चूंकि साथ में नहीं है कांग्रेस के, पार्टी छोड़ दी। सतीश सिकरवार का आजकल पता नहीं है कहां पर है, और इतनी आसानी से मुन्ना भैया को फिर से टिकट मिल जाए, मंत्री बन जाएं, उस पर भी बड़े कयास लग रहे हैं। तो बात हुई है क्या सतीश सिकरवार से आपकी इन हाल के दिनों में? काम कर रहे हैं, साथ कर रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, मेरे पास मिलने आए थे। वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और आज भी लगे हुए हैं, और मुन्ना लाल गोयल को उन्होंने स्वीकार किया है। इनके पास तो देखिए, कांग्रेस के पास तो इन 15-16 सीटों पर कैंडिडेट नहीं है, और ये कैंडिडेट ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं, ये तो अनूप जी, तो क्या इनके लिए प्लस पॉइंट है माइनस पॉइंट है? ऐसी किसी भी सीट पर नहीं है अनूप जी, ये इनके लिए प्लस पॉइंट है कि माइनस पॉइंट है? पर नहीं है, क्योंकि अगर कोई नहीं है तो किसी को भी खड़ा कर दो, लेकिन अगर 10-20 है तो बड़ी दिक्कत होती है। एक सीट जहां कांग्रेस का मूल व्यक्ति, अरे छोटा कार्यकर्ता आएगा की भिंड जिले में, इन दोगले जहां इनके पास एक छोटा कार्यकर्ता दिखाएगा, उसके अलावा कोई प्रत्याशी इनके पास है ही नहीं लड़ाने के लिए। इतना ताकतवर प्रत्याशी इनके पास पता चलेगा ही नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से गुटों में बटी है, और जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे दूसरा गुट विरोध करेगा। भारतीय जनता पार्टी खंड नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विखंडित नहीं है, लेकिन यहाँ तो राजा का गुट अलग है, कमलनाथ जी का शर्मा और देवेश शर्मा ने बता दिया, ज्योतिष जी का गुट अलग था, गुटबाजी है, खंड है कि नहीं अलग था। तो यहाँ देवेश शर्मा ने बता दिया अपने बयानों से जी। और ये हम तो अखंड भारत की कल्पना करने वाले लोग हैं, जो भारत की भी खंडता को आज तक स्वीकार नहीं कर पाए। खंडित भारत को हम अखंड भारत के भले जम्मू कश्मीर में मुफ्ती महबूबा मुफ्ती से हाथ मिला लें, काम करने अपने स्वार्थ के लिए जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से हाथ मिला, देश हित में ये हालत है इनकी। हमने तो सज्जन जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन आपकी तरह जयचंद कभी नहीं बने। हाँ जी, हाँ सज्जन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपकी तरह जयचंद नहीं बने। वो तो आपने ले लिया जयचंद को, वो अलग हमारे जयचंद को ले लिया आपने, एक व्यक्ति को, हमारे जयचंद और मीर जाफर को ले लिया आपने। धन्यवाद। कितने लोगों का नरसंहार हुआ? अनूप जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ, इसे किस तरीके से लें इसे? आपसे जब चर्चा में शुरुआत में बातचीत हुई तो आपने कहा कि सुहास भगत से मेरी बात हुई, सुहास भगत का फोन भी बातचीत हुई फोन पर। इधर जो अनूप मिश्रा के समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनको एक चिंता आजकल, हाँ आप फिर स्वीकार कर रहे हैं, अनूप मिश्रा के चाहने वाले और समर्थक एक चिंता जता रहे हैं कि जैसे धीरे धीरे अनूप जी को साइड किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ग्वालियर चंबल की राजनीति से अनूप जी यूं ही धीरे धीरे साइडलाइन कर दिए जाएं, पता भी ना चले। देखिए, मैं सड़क का व्यक्ति हूं, न महल में पैदा हुआ हूं। ग्वालियर में एक रिफ्यूजी कॉलोनी है जिसका नाम सिंधी कॉलोनी है। 12,500 स्क्वायर फीट का प्लॉट में तब भी रहता था, आज भी रहता हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि महल वाले सड़क पर भारी पड़ रहे हैं? मैं सड़क पर रह करके, और सुनिए आते भाई, एक सेगमेंट, एक आधा मिनट लूंगा। सज्जन जी, एक मिनट। कहा कि मैंने सरकार का विरोध किया। देखिए, कार्यपालिका का विरोध अलग बिंदु है। कलेक्टर ठीक काम नहीं कर रहा है तो विरोध करूंगा, सरकार किसी की भी हो। कमिश्नर ठीक काम नहीं करेगा, आईजी ठीक काम नहीं करेगा, विरोध करूंगा। जब नीतियों का मसला आया है तब भी मैंने चिट्ठियां लिखी हैं, मुख्यमंत्री को ही नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखी है। राजेश राजाराव उस समय कृषि आयुक्त और वो होते थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मैंने तब भी सांसद के नाते चिट्ठी लिखी है। कार्यपालिका की जवाबदारी ये देखिए, सरकार के नीतियों का पालन कराना। और हाँ, अनूप जी, एक छोटा सवाल, अनूप जी नहीं है, अनूप जी एक छोटा सवाल, उसका अनूप जी आपने कहा, अनूप जी आपने कहा आप सड़क के व्यक्ति हैं, आपने कहा कोई भी गलत चीज होगी उसका विरोध करूंगा। ये सड़क पर आना, विरोध करना, ये कुछ सुना सुना लगता है सर। बिल्कुल। इसके बाद क्या? नहीं, मेरा पुराना है। नहीं, आजकल लोग सड़क पर विरोध करने आते हैं फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ऐसा मौका, और आप ही कह रहे हैं कांग्रेस के पास चेहरे नहीं है। नहीं, जो आते हैं वो जाते होंगे। मैं तो अपने ही दल में रह करके अपनी लड़ाई लड़ता रहा हूं और भविष्य में भी लड़ता रहूंगा, लेकिन मैं आज लड़ने के लिए नहीं हूं। आज मैं 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए प्राणपण से काम करूंगा। मैं सज्जन जी को कहना चाहता हूं, मैं सांवेर भी आऊंगा, प्रकाश सोनकर के टाइम में भी आता था, सांवेर में भी आऊंगा और बताऊंगा कि सज्जन जी आपके जिम्मे एक ही सीट है, एक ये है, एक आलोट है,
और दूसरी मनोज पटेल चौधरी वाली है। तो ये आप जो सावेर जाएंगे, ये सोनकर के लिए जाएंगे, सिलावट के लिए जाएंगे, या फर्क नहीं पड़ता किसके लिए जाएंगे? बाकी और लोग कर लेंगे, ये पता नहीं किसके लिए जाएंगे। सर आप बड़े नेता हैं, मैं आपसे इतना तो पूछ ही सकता हूं। संबंध नहीं रहे हैं। ठीक है, कमलनाथ जी के पोस्टर लगाता था और एक सिंधिया जी के पोस्टर लगाता था। एक सिंधिया जी की अगवानी करता था, एक कमलनाथ जी की अगवानी करते थे। मैं अनूप जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। सज्जन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं वही पूछ रहा हूं कि अनूप मिश्रा जी ने जो इशारा दिया कि आपके पास चेहरे नहीं है, देखिए मेरा जो हिसाब है, मेरा जो गणित है और जो मैं अब तक सीटों को देख रहा था, बहुत सारी सीटों पर कोई समस्या आपको आने वाली है नहीं। और जहां तक मैं देखिए नामों का खुलासा भी नहीं करना चाहूंगा, आपका काम है, आप टिकट दीजिए। लेकिन कुछ सीटों पर वाकई मसला फंस सकता है। आपको लगता है कि तब जबकि बीजेपी के दिग्गज कई बार के विधायक, कांग्रेस के जीते हुए मंत्री विधायक जब टक्कर लेंगे तो सामने उतने बड़े नाम आपके पास हैं उन सीटों पर कि आप खड़ा करेंगे उनको और फिर वहां से जीत कर भी लाएंगे, और दावा आप कर भी रहे हैं कि 2-4 महीने में सरकार दोबारा वापस आएगी। आसिफ भाई, अनूप मिश्रा जी ने 2-3 तरफ इशारा किया, एक तरफ नहीं किया। उन्होंने अपने मन की पीड़ा भी बता दी कि मैं कोई महल में पैदा नहीं हुआ या महल का व्यक्ति नहीं हूं, मैं सड़क का आदमी हूं। तो ये पीड़ा तो एक सामने आ गई कि महल से कितनी तकलीफ हो रही है। वो तो सबसे पहली खबर थी, मैंने पकड़ ली थी। आगे थोड़े दिन में नटखट बालक को। हाँ, दूसरी बात, अभी आपने जब अनूप मिश्रा जी से प्रश्न किया कि भाई आप तो विरोध करने के लिए सड़क पे बैठ गए थे अपनी सरकार का, उन्होंने बात पलटी कि नहीं, मैं तो अधिकारियों का विरोध कर रहा था और मैंने पत्र चीफ सेक्रेटरी को लिखा। अरे भैया, जब मुख्यमंत्री तुम्हारा बेटा है तो नौकरशाहों को क्यों लिख रहा है? या तो तुम्हारा कद बहुत छोटा है या मुख्यमंत्री तुम्हारी अहमियत समझते नहीं, इसलिए चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिख रहे हो ट्रांसफर करने के लिए। ये सामने आ गई अंतरकला। आसिफ भाई की मुख्यमंत्री से पट नहीं रही थी तो चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिख रहे। बात ये है आसिफ भाई, कोई समस्या कांग्रेस के पास नहीं आएगी। देखिए, आप जो आपका कॉरेस्पोंडेंट वहां हो, आम जनता के बीच जाके जरा पूछ ले किसी भी विधानसभा में, जनता का मन कितना खराब हो चुका है इन लोगों के कृत्यों से। इन दोगलों ने जो उनका बहुमूल्य वोट बेचा है, उससे मैं कह रहा हूँ एक तिनके बराबर कार्यकर्ता को भी लड़ाऊंगा इन सीटों पे, वो जीत के आएगा। अभी देख लेना, एक लहर चल रही इस तरह की कि ये अब राजा महाराजाओं के दिन लग गए, अब तो आम जनता के दिन आए हैं और वो हमारा छोटा कार्यकर्ता भी ये चुनाव जीत के बताएगा। आसिफ भाई ठीक, मैं हरीश जी आपके पास आ रहा हूं और आपसे जो मेरा अगला सवाल है वो ये, अनूप जी भी और उनके समर्थक चाहने वाले जरूर इस सवाल का जवाब बहुत उत्सुकता से जानना चाहते होंगे। क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे अब जो सेकंड बेंच की सेकंड लाइन है वो पार्टी में आगे हो रही है और पहला बैच या जो पहली कतार थी वो पूरी तरह से पार्टी की सेवा कर पाती, जिम्मेदारी निभा पाती, उससे पहले ही धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है और ग्वालियर चंबल संभाग में अनूप मिश्रा भी आपको एक नाम नजर आते हैं? हालांकि अनूप जी अभी भी लगातार पार्टी के लिए जी जान से लगे हुए हैं। देखिए, अनूप जी बड़ा जीवट वाले नेता हैं और बड़े ही साफ सुथरे अपनी बात रखने वाले नेता हैं। यहाँ से लेकर संगठन तक वो बिल्कुल बिना लाग लपेट के बात करते हैं। लेकिन ये बात सही है, जिस तरह से लगातार भाजपा अनूप जी को दरकिनार कर रही है तो कहीं ना कहीं नए नेतृत्व को आगे ला रही है अनूप जी को। लेकिन अनूप जी कब तक चुप बैठे हैं ये कोई नहीं जानता। जिस दिन बोलेंगे तो सबकी बोलती बंद कर देंगे। वो अपना उनका एक रवैया नेचर है और उनका अपना तेवर है। लेकिन मुद्दे की बात यह है आसिफ कि अभी 24 उपचुनाव वाला मामला चल रहा है और जो अभी भाजपा जिलाध्यक्ष को लेकर जो कलह मची है, उस कलह को थामने के लिए भाजपा नेतृत्व कितना काम कर पाती है, क्योंकि उसी से तय होगा कि उपचुनाव के अंदर जो अंतर्कलह मचने वाली है। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि भाजपा के अंदर जो 22 लोग आ रहे हैं दूसरी विचारधारा के, वो किस तरह से उसके अंदर कल्चर में ढल पाएंगे। जो कार्यकर्ता भाजपा का जो लगातार पिछले 5 साल से आमने सामने था, वो कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा। जो दावेदार हैं उस सीट के, वो कितना मतलब घूट पी पाएंगे अपना, कितना रुक पाएंगे अपने आप को, उनके समर्थक कितना रुक पाएंगे, वो सारी चीज़ें हैं। और उसका कांग्रेस
कि ये अनूप जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि टिकट वाली बात कही, तो कांग्रेस को भी ये देखना होगा कि वो उन नेताओं को टिकट दे पाते हैं, उन साफ सुथरे चेहरों को टिकट दे पाते हैं जो विवादों में ना गिरे हों। ऐसे में अगर ये सब तय हो पाता तो कांग्रेस को अवसर है कि वापस से अपनी वापसी कर सके, और जो लेकिन अगर अभी सपना संजोए हुए हैं सज्जन जी, उसके लिए शुभकामनाएं, अनूप जी को भी शुभकामनाएं। और अनूप जी किस तरह के नेता हैं, मन में जो खटास है वो किस लेवल की है, वो खटास रहेगी, भड़ास के तौर पे बाहर निकलेगी, आप बेहतर जानते हैं हरीश जी, आसपास के रहने वाले हैं, आसपास ज्यादा पड़ोस में पहचान बन जाती है, लोग दूसरे को जानते भी हैं। खैर, बहुत शुक्रिया अनूप जी, सज्जन जी, हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीजेपी में मनमुटाव दिखना शुरू हो गया है, चिट्ठियां सार्वजनिक तौर पर लिखी जाने लगी हैं, वो भी आपस में नहीं बल्कि सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष को। हालांकि इसे कितनी जल्दी थाम लिया जाता है और डैमेज कंट्रोल कब तक कर लिया जाता है, ये जरा देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।